अनसॉल्व 2025 का सेट 2 हम लोग कर रहे थे। इसका एक पार्ट अपलोड हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है। और पहले पार्ट में हम लोगों ने इस सेट के क्वेश्चन 1 से 3 तक कर लिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है f(x) बराबर cos x और हमें पाई 2 पाई में इसे वर्धमान प्रूव करना है। कभी भी किसी फंक्शन को हमें वर्धमान, ह्रासमान, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कुछ भी करना हो, पहला काम हम ये करते हैं, इसका एक बार अवकलन कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो cos x का अवकलन हो जाता है माइनस साइन x। cos x का अवकलन हो जाता है माइनस साइन x। अब हम देखेंगे कि ये वैल्यू धनात्मक है कि ऋणात्मक है। अगर ये वैल्यू धनात्मक है तो वर्धमान, ऋणात्मक है तो ह्रासमान। ये भी ना सोचिएगा कि माइनस देख कर कह दो ये कि ये निगेटिव है, ज़रूरी नहीं है। ये तो साइन x के मान पर डिपेंड करेगा ना कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर साइन थीटा पॉजिटिव हुआ तो ये निगेटिव हो जाएगा, और अगर साइन थीटा अपने आप में माइनस का हो गया तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखते हैं, एक अंतराल दिया है, इस अंतराल में क्या स्थिति होती है साइन x की। इसके लिए आपने एक रूल पढ़ा होगा ASTC, अष्टक रूल आप पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो 0 से ये 90 होता है π/2, फिर π/2 से 180, 180 से 270, 270 से वापस घूमते घूमते ये आ जाता है 360 पे 2 पाई। तो अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वो चल रहा है पाई से 2 पाई में। पाई से यहाँ से शुरू करके यहाँ तक। तो पाई से 2 पाई के बीच अगर हम देखें, पाई से 2 पाई के बीच हम देखें तो यहाँ पर या तो सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पर साइन होता है निगेटिव, यहाँ पर भी साइन निगेटिव होता है क्योंकि यहाँ tan पॉजिटिव होता है, cos पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे साइन निगेटिव, यहाँ पे साइन निगेटिव, यानी पाई से 2 पाई में हम कह सकते हैं साइन थीटा माइनस में होता है। पाई से 2 पाई में साइन थीटा निगेटिव होता है। निगेटिव का मतलब 0 से छोटा होता है। पाई से 2 पाई के बीच साइन यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ सारे ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ साइन निगेटिव, यहाँ साइन निगेटिव। तो पाई से 2 पाई में साइन थीटा का मान निगेटिव होता है, माने 0 से छोटा होता है। अब दोनों तरफ -1 से गुणा कर देते हैं। और असमिका में आपने पढ़ा होगा, अगर निगेटिव नंबर से गुणा करें तो असमिका का चिन्ह बदल जाता है। तो अगर यहाँ माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का साइन x हो जाएगा, और -1 की 0 से गुणा करेंगे तो 0 होगा, लेकिन चिन्ह बदलेगा। चिन्ह लेस देन से हो जाएगा ग्रेटर देन। अब हम इसे इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे। अब लिखेंगे यहाँ समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से ध्यान दीजिए, माइनस साइन x को आप क्या लिख सकते हैं? तो माइनस साइन x को आप लिख सकते हैं f'(x). f'(x) लेस देन 0, सॉरी f'(x) ग्रेटर देन 0 आया है। f'(x) माइनस साइन x को हम लिख सकते हैं f'(x), और f'(x) का मान 0 से बड़ा है। और अगर ये 0 से बड़ा है तो हम भी ये कह सकते हैं कि पाई से 2 पाई में फलन निरंतर वर्धमान होगा। निरंतर वर्धमान होगा। अच्छा, जो निरंतर वर्धमान होता है वो वर्धमान भी होता है, यानी अगर निरंतर वर्धमान आया है तो इसका मतलब पाई से 2 पाई में वर्धमान भी होगा ही। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, aij बराबर दिया गया है। आव्यूह का बहुत आसान सा प्रश्न है, और 8ij का मान दिया 2i - j, और 2/3 का मैट्रिक्स बनाना है। मैट्रिक्स बेटा बनाना है 2/3 का। 2/3 का मतलब होता है जिसमें 2 पंक्तियां हों और 3 स्तंभ हों। 2 पंक्तियां हों और 3 स्तंभ हों। तो आपको ये बताया गया था, इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं 1-1, 1-2, 1-3, और 2-1, 2-2 और 2-3। 11, 12, 13, 21, 22, 23। अब देखिए ध्यान से, इसमें 2 पंक्तियां हैं, हाँ जी 2 हैं, और 3 स्तंभ हैं। तो 2 पंक्तियां 3 स्तंभ, 2/3 का मैट्रिक्स है। अब ये सारी चीज़ें निकाल लीजिए आप अपने पास। 11 निकाल लीजिए, 12 निकाल लीजिए, 13 निकाल लीजिए, 21 निकाल लीजिए, 22 निकाल लीजिए, और 23 निकाल लीजिए। तो 11, 12, 13 और 21, 22, 23 निकाल लेंगे। आई का मान 1, जे का मान 1, आई का मान 1, जे का मान 1, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1। आई का मान 1, जे का मान 2, आई का मान 1, जे का मान 2, 2 एकम 2 में से 2 गया 0। आई का मान 1, जे का मान 3, आई का मान 1 और जे का मान 3, 2 एकम 2, 2 में से 3 गया -1। आई का मान 2 और जे का मान 1,
i का मान 2 और j का मान 1, तो 2 दूना 4 में से 1 गया 3। i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 2 रखते हैं, i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 2 रखते हैं, तो 2 दूना 4, 4 में से 2 गए 2। i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 3, वापस यहाँ पर i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 3 रखेंगे, तो 2 दूना 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1। अब हम इसमें मैट्रिक्स में मान रख देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान से क्या होगा, 11, 12, 13 का मान अगर देखें तो 1 0 -1 है, 1 0 -1 है, और 21, 22, 23 का मान अगर हम ध्यान से देखें तो है 3 2 1, और यही आपका आंसर है 1 0 -1 एंड 3 2 1। तो इसका आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं क्या दिया गया है। 1 0 -1 एंड 3 2 1 बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। चौथे का ग पार्ट, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है जिसकी भुजाओं से निरूपित सदिश दिए गए हैं। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का बेटा सबसे पहले तो सूत्र याद कर लो। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, अगर भुजाएं दी हैं मॉड ऑफ a क्रॉस b, और अगर विकर्ण दिए हैं तो 1/2 मॉड ऑफ a क्रॉस b। फिलहाल यहाँ तो भुजाएं हैं तो बड़ा आसान है, सबसे पहले आप इनका क्रॉस निकालो, इनका मॉड निकालो, फिर निकलेगा। तो सबसे पहले a क्रॉस b करेंगे हम लोग। a क्रॉस b कैसे निकलता है, फर्स्ट रो में हम लोग क्या लिखते हैं, i कैप j कैप k कैप, फिर वेक्टर a के गुणांक क्या है 3 2 प्लस 2, और फिर वेक्टर b के गुणांक है 1 2 -2 1 2 -2। इसको हम एक्सपेंड करेंगे r1 से विस्तार, प्लस माइनस प्लस, आई कैप रो और कॉलम छिपाओ, 2 दूना 4 -4 माइनस अपने पास से, फिर 2 दूना 4 प्लस माइनस प्लस इसका चिन्ह माइनस अवयव जे कैप, रो और कॉलम छिपाओ, 3 दूना 6 -6 माइनस अपने पास से 1 दूना 2 प्लस माइनस इसका चिन्ह क्या है प्लस के कैप, फिर यहाँ पर रो और कॉलम छिपाओ, 3 दूना 6 माइनस 1 × 2 2। अच्छा 4 और 4 8 माइनस का 8 आई कैप, 6 और 2 8 माइनस 8 और माइनस तो प्लस का 8 जे कैप, 8 जे कैप, और 6 में से 2 जाएगा 4 प्लस का 4 के कैप। अब हम लोग एक काम कर लें, इसका मॉड निकाल लें। इसका मॉड कैसे निकलेगा, 8 का वर्ग हो जाएगा 64 माइनस 8 का वर्ग 64, 8 का वर्ग वापस 64 और फिर 4 का वर्ग 16। तो अब हम अगर इसे जोड़ देंगे तो वैल्यू आएगी 4 4 8 6 14, 4 6 4 10 4 14 के 4 हासिल लगेगा 1 6 6 12 1 13 और 1 14, 144 का वर्गमूल हो जाता है, जानते सभी 12। अब यहाँ पर एक बात लिख देते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला है मॉड ऑफ a क्रॉस b। मॉड ऑफ a क्रॉस b का मान कितना है 12 है, तो इसका मान 12 लिखेंगे। चूंकि क्षेत्रफल होता है तो हम लोग इसे लिख देते हैं वर्ग इकाई, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 वर्ग इकाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथे का घा। यह क्वेश्चन अवकलन के अनुप्रयोग यानी चैप्टर 6 की पहली प्रश्नावली का है। दर मापक के रूप में आपने पढ़ा था, दर मापना सीखा था। इसमें कह रहे हैं जो घन का आयतन है वो 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। इसका मतलब ये आयतन के परिवर्तित होने की दर है। एक्चुअली ये सेंटीमीटर क्यूब क्या है, ये आयतन है, और ये आयतन के परिवर्तित होने की दर है। ठीक, इन्होंने कहा कोर की लंबाई जिस समय 10 होगी, कोर जिस समय 10 रही होगी, उस समय पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा। इसके परिवर्तित होने की दर हमको जरूरत है। ठीक बात। तो घन के बारे में जितनी चीजों की जरूरत है वो मान लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, माना घन की कोर x, सेंटीमीटर में ही सब मान रहे हैं, आयतन v, कोर v आयतन कोर x आयतन v, और पृष्ठीय क्षेत्रफल जरूरत पड़ेगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग सरफेस एरिया बोलते हैं अंग्रेजी में, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम s लिख लेंगे। 3 बातें हमने अपने पास से मान ली, एक तो कोर मान लिया, आयतन मान लिया और पृष्ठीय क्षेत्रफल मान लिया। क्वेश्चन कह रहा है कि आयतन के परिवर्तित होने की दर, और हमने बताया था दर मतलब ddT, दर मतलब
DDT 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। V माने होता है आयतन और DDT का मतलब दर। तो ये आयतन के परिवर्तित होने की दर एक दे रखी है और एक हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब यानी x क्यूब। अब यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन करने पर DDT ऑफ V, इसका अवकलन करेंगे t के रेस्पेक्ट में। x के रेस्पेक्ट में करते अलग बात थी, तब तो सिर्फ घात आगे आती है, कम हो जाता है, लेकिन t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो घात आगे आएगी, एक कम होगा, फिर x का हो जाएगा DDT ऑफ x। अब dv ओवर dt की वैल्यू कितनी है, 9 फ्रॉम इक्वेशन 1। इसे समीकरण 1 बना लीजिए, लिख देंगे समीकरण 1 से dv ओवर dt का मान 9 रख देंगे, 3x² dx ओवर dt। यहां से अगर इसकी वैल्यू निकाल लें dx ओवर dt की वैल्यू तो क्या आएगी, ये बटे में ले लो, 9/3x², इक्वेशन नंबर 2। बट क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, हम आपको बताएं। क्वेश्चन में कहा गया पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक्चुअली होता है s, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 भुजा स्क्वायर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब इसके लिए सूत्र याद होने जरूरी है कि घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के परिवर्तित होने की दर चाहिए, दर माने DDT, दर माने DDT, घात आगे आती है, कम हो जाता है, 2 छंग 12, 2 छंग 12 x, 2 में गया, फिर x का DDT ऑफ x। बेटा इसमें ये तो निकालना ही है, x की वैल्यू पहले काम करें, इसका मान रख दें, इसका मान समीकरण 2 से रख दें, dx ओवर dt का मान ये, dx ओवर dt का मान कितना है, 9/3x²। x से x कट गया, 3 तियां 9, 12 तियां 36 बटे x। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा, जिस समय कोर की लंबाई 10 होगी, जिस समय कोर 10 होगी, यानी x बराबर 10 पर, एट x इज इक्वल टू 10 cm, x बराबर 10 पर ds ओवर dt बराबर 36/10। अब इसे दशमलव में हो करके भी आंसर दे सकते हैं, दशमलव में ही लिख दीजिए 3.6, जीरो काट कर दशमलव लगा दीजिए, 3.6। चूंकि क्षेत्रफल है तो मात्रक आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम के रिस्पेक्ट में तो पर सेकेंड। इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, बिल्कुल सही है। इन्होंने एक सेट दिया है 1 2 3 4 5 6, ये पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, और इसमें कह रहे हैं x, y, x और y दो लोग ऐसे रिलेट कर रहे हैं कि y भाज्य है x से, y भाज्य है x से, एक तरीके सीधा सीधा बोलना चाहिए था, x से y भाज्य है, x से, अगर इसको सही से लिख लें तो इसका मतलब है x से y क्या है, भाज्य है। यानी पहला वाला नंबर दूसरे वाले नंबर को डिवाइड कर रहा है। क्या यह संबंध तुल्यता है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तुल्यता है कि नहीं है। तो तुल्यता प्रूव करने के लिए देखते हैं कि स्वतुल्य है कि नहीं है, सममित है या संक्रमक है या नहीं है, देखते हैं। तो सबसे पहले तो रिलेशन डेवलप करेंगे हम लोग। तो एक ऐसा x लेना है जिससे y डिवाइड हो जाए, x से y डिवाइड हो जाए। इसमें 1 से कौन कौन डिवाइड हो रहा है, भाई 1 से तो सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं, 1 से तो सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं। 1 ऐसी संख्या है वो सबको डिवाइड कर देती है। 1 से देखिए x से y भाज्य है, 1 से 1 डिवाइड हो रहा है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। 2 से कौन कौन डिवाइड हो रहा है, 2 से 2 डिवाइड हो रहा है, 2 1 कम 2, 2 से 4 भी डिवाइड हो रहा है, 2 दूना 4, 2 से 6 भी डिवाइड हो रहा है। हो तो 8 भी रहा है, लेकिन 8 है नहीं अपने पास। 2 से 2 हो रहा है, 4 हो रहा है, 6 हो रहा है। 3 से कौन कौन हो रहा है, 3 से 3 हो रहा है, 3 1 कम 3, 3 से 6 हो रहा है, 3 दूना 6, 3 से 9 हो रहा है, लेकिन 9 अपने पास है नहीं। 4 से 4 डिवाइड हो रहा है इस पूरे सेट के अंदर, 4 दूना 8 होता है, 8 है नहीं अपने पास। 5 से सिर्फ 5 डिवाइड हो रहा है, 5 दूना 10 होता है, 10 है नहीं अपने पास। और 6 से 6 डिवाइड हो रहा है। अब देखना है कि ये स्वतुल्य है या नहीं है। स्वतुल्य होने के लिए इसमें 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, 5 5 होना चाहिए, 6 6 होना चाहिए। और वैसे भी यार सारे नंबर खुद से डिवाइड हो ही जाते हैं।
1 1 से हो जाएगा, 2 2 से हो जाएगा, 3 3 से हो जाएगा। सारे नंबर खुद से रिलेट कर पा रहे हैं, इसलिए स्वतुल्य तो है। तो रीज़न लिखेंगे चूंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये सारे नंबर आर में बिलोंग कर रहे हैं, दैट्स वाई आर इज रिफ्लेक्सिव, आर स्वतुल्य है। अब हम आते हैं आर सम्मित है कि नहीं है। सम्मित कभी नहीं होता है, डिवाइड करने का रिलेशन कभी सम्मित नहीं होता है। 2 अगर 4 को डिवाइड करेगा तो 4 कभी 2 को डिवाइड नहीं करेगा, चेक कर लो। अगर 1 2 है तो इसमें 2 1 नहीं है, इसमें अगर 1 2 है सम्मित होने के लिए 1 2 है, अगर 1 2 इसमें है परंतु 2 1 इसमें नहीं है, ढूंढ लीजिए पूरे सेट के अंदर 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, इसलिए आर सम्मित नहीं है। और आगे संक्रमक हमें देखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा इतना था, स्वतुल्य सम्मित संक्रमक नहीं पूछा था, उन्होंने पूछा था तुल्यता है कि नहीं है। तुल्यता होने के लिए 3 चीजें चाहिए, स्वतुल्य हो, सम्मित हो, संक्रमक हो। तीनों हो तब तुल्यता है, लेकिन अगर सम्मित नहीं है तो इसका मतलब तुल्यता संबंध, वैसे हम बता दें संक्रमक है क्योंकि इसमें 1 2 है, 2 4 है, तो 1 4 भी इसमें है। लेकिन यहां लिख देंगे, रीजन लिखेंगे, चूंकि आर सम्मित नहीं है, संक्रमक हमें चेक करने की जरूरत इस सवाल के अंदर नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ तुल्यता पूछा। चूंकि आर सम्मित नहीं है अतः आर तुल्यता संबंध नहीं है, आर तुल्यता संबंध नहीं है।